बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 1.3 प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के हल आज हम इस भाग में प्राप्त करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। मान लीजिए कि फलन f जो है आपका वो x से y में परिभाषित है और वो एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब व्युत्क्रमणीय फलन है तो एक एक ही आच्छादक होगा और व्युत्क्रमणीय हो गया है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व भी होगा, ये बच्चे जानते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। तो किसी फलन f का प्रतिलोम जो है वो अद्वितीय होता है, ये हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब एक ही होता है, दो फलन नहीं हो सकते प्रतिलोम किसी भी फलन के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि दो फलन इसके क्या हैं, प्रतिलोम फलन है। तो हल करने का तरीका देखिए, हम मान लेंगे दो फलन हैं और बाद में हम देखेंगे कि वो दोनों फलन एक ही हो जाते हैं। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो फलन है f उसका प्रतिलोम फलन क्या है, अद्वितीय होता है। तो माना फलन f के प्रतिलोम दो फलन, एक तो आपने मान लीजिए G1 तथा G2 है, तब G1 जो परिभाषित होगा वो कहां से कहां होगा। देखिए आपका फलन f x से y में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम y से x में परिभाषित हो जाता है, क्योंकि प्रतिलोम फलन का किसी फलन का अगर सह प्रांत y है तो उसके प्रतिलोम का प्रांत क्या बन जाएगा, y बन जाएगा और प्रांत कहाँ चला जाएगा, सह प्रांत की जगह चला जाएगा। तो G1 परिभाषित होगा y से x में, तो प्रांत कौन बन गया बच्चों, y, और सह प्रांत यानी कि परिसर, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन में परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं, एक ही बात होती है, आप सह प्रांत बोल दें चाहे परिसर बोल दें। तो इसका परिसर या सह प्रांत कितना हो गया, x। G2 को भी आपने प्रतिलोम माना है f का, तो ये भी y से कहाँ परिभाषित हो जाएगा, x में परिभाषित हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो आपका f है वो x से y में परिभाषित है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्लाइड को ऊपर लेते हैं। यदि f का प्रतिलोम G1 है तो क्या होना चाहिए, f की संक्रिया, संयुक्त फलन की संक्रिया G1 के साथ करवाई जाए तो क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन I प्राप्त हो जाना चाहिए। किस पे, आपके y पे, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन किस पर प्राप्त होता है, संयुक्त फलन अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तो किस पर बनेगा, अपने प्रांत पे, और संयुक्त फलन FO G1 का प्रांत किसका होगा, G1 के प्रांत के बराबर होगा। प्रथम फलन G1 है, द्वितीय फलन f है। ये आपके सामने एक बात आती है, ये एक बात आ गई, इसको x देंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा किस पर, x पर। ठीक है, आगे दूसरी बात, f का प्रतिलोम आपने क्या माना है, G2 भी है, तो ये कंडीशन उसके साथ भी लागू होनी चाहिए। किसी फलन f की उसके प्रतिलोम G2 के साथ संयुक्त फलन की संक्रिया कराओगे तो क्या मिलना चाहिए बच्चों को, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक फलन, किस पर, अपने प्रांत पर, और x इसका प्रांत हो गया। ठीक है, ये दूसरी बात निकल कर आई। 1 व 2 से क्या कह सकते हैं बच्चे, 1 व 2 से आप देखते हैं कि f ऑफ G2 x इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, f ऑफ G1 x। क्यों, दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। 1 व 2 से हमने ये कह दिया। अब f को अब जानते हैं कि f व्युत्क्रमणीय है तो f एक एक ही भी होगा, तो हम कहेंगे इसको इम्प्लाइज दैट करके लिख देंगे f G2x इक्वल टू f ऑफ G1x।
अब समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर चूंकि F व्युत्क्रमणीय है, तब एकेकी भी होगा, एकेकी तथा आच्छादक होगा। ये बात आप यहां कह देना चाहते हैं। अगर एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा तो एकेकी की डेफिनेशन क्या कहती है? एकेकी की डेफिनेशन कहती है कि fx1 बराबर fx2 से इम्प्लाइज होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों? एकेकी की है। अगर फलन एकेकी है तो फिर f को कौन दिया? प्रांत x1 और उसके प्रतिबिंब बराबर हैं तो x1 x2 बराबर होंगे। अब देखिए यहां पर गौर से देखिए, ये g2x है, ये g1x है, तो g2x का प्रतिबिंब और g1x का प्रतिबिंब बराबर है और फलन f क्या है? एकेकी है। तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, ये प्रांत कहलाता है बच्चों। अब x1 x2 प्रांत क्यों है? फंक्शन को जो दोगे वो उसका प्रांत होता है। तो x1 और x2 के प्रतिबिंब बराबर हैं तो x1 x2 बराबर होंगे। और यहां पर भी ये बात निकल कर आ रही है कि f क्या है? एकेकी है। तो अगर g2x का प्रतिबिंब बराबर है g1x के प्रतिबिंब के, तो आपका g2x और g1x भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से एकेकी होने के कारण हम कह सकते हैं g2x बराबर g1x, ऐसा हम कह देंगे। तो सिद्ध हो गया ना बच्चों कि g2 के बराबर क्या आ गया? g1। तुम क्या मानकर चले थे? तुम मानकर चले थे कि भाई g1 और g2 दो प्रतिलोम फलन हैं f के, लेकिन लास्ट में g1 के बराबर g2 आते ही क्या हुआ? वो एक ही तो हो गए। तो हम कहेंगे कि किसी भी फलन f का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होता है। ये आपने सिद्ध कर दिया बच्चों। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक फलन f है जिसका प्रांत 1, 2, 3 है, सह प्रांत a, b, c है। आगे कह रहा है 1 का प्रतिबिंब a है, फलन f के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब b है और फलन f के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब जो है वो c है। तो यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो f है वो परिभाषित है 1, 2, 3 से a, b और c में। पहली बात प्रांत और सह प्रांत लिखती है। उसके बाद f की वैल्यू f1 बराबर दे रखा है बच्चों को a, f2 बराबर बच्चों को दे रखा है b और f3 बराबर क्वेश्चन में बच्चों को दिया गया है c। तो f का मान क्रमित युग्मों के रूप में 1 का प्रतिबिंब a, ये कहना चाहता है फलन f के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है और 3 का प्रतिबिंब c है। आपने क्रमित युग्मों के रूप में फलन f को प्रदर्शित कर दिया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये आपको दिया गया है। अब आपसे सिद्ध क्या करवाना चाहता है? आपसे सिद्ध करवाना चाहता है f इनवर्स का होल इनवर्स, यानी फलन f के प्रतिलोम का प्रतिलोम किसके बराबर है? f के बराबर ही आता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है बच्चों। ठीक है, सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले f इनवर्स निकालेंगे, फिर f इनवर्स का इनवर्स निकाल देंगे। तो सबसे पहले f इनवर्स की बात करें तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा बच्चों? आप बताइए। अगर f 1, 2, 3 इस समुच्चय से ABC वाले समुच्चय में परिभाषित है तो जो ये सह प्रांत है ये क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा, यानी कि ABC ये समुच्चय प्रांत बन गया, जो कि f का क्या था? सह प्रांत था या परिसर था। फलन एक ही आच्छादक है, इसलिए परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं। आप चाहे परिसर बोलें या फिर सह प्रांत बोलें। से प्रांत कितना है f का? 1, 2, 3, ये इसका परिसर बन जाता है बच्चों, यानी कि सह प्रांत बन जाता है। एक ही बात है। ठीक है, f इनवर्स की वैल्यू कितनी आई? f इनवर्स की वैल्यू क्रमित युग्म उल्टे हो जाएंगे। कहने का मतलब a का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, b का प्रतिबिंब 2 हो जाएगा और c का प्रतिबिंब 3 हो जाएगा बच्चों।
ये एफ इनवर्स निकल कर आ गया। अब कहें, अब आप ही बताइए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एफ इनवर्स भी एक एक की आच्छादक है। हम पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, अगर कोई फलन एफ है तो उसका प्रतिलोम सदैव एक एक की आच्छादक होता है। कारण क्या है, एफ एक एक की आच्छादक होगा तभी तो उसका प्रतिलोम निकल कर आएगा, वो भी क्या होगा, एक एक की आच्छादक होगा। तो इसका प्रतिलोम भी निकाला जा सकता है एफ इनवर्स का, और एफ इनवर्स का प्रतिलोम क्या बोला जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब बोला जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स, ये एफ इनवर्स का प्रतिलोम हो जाएगा। ये कहां से कहां परिभाषित होगा, इसका प्रांत क्या होगा। एफ इनवर्स का प्रतिलोम निकाल रहे हो तो एफ इनवर्स का सह प्रांत देखो 1 2 3 है, जो प्रांत बन जाएगा, और ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी क्या है, प्रांत, तो इसका ये क्या बन जाएगा, सह प्रांत बन जाएगा बच्चों। और आपका एफ इनवर्स का इनवर्स निकल कर आएगा एफ इनवर्स के कर्मित युग्मों को विलोम करने से, अपोजिट करने से। कहने का मतलब बताइए, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ बच्चों। तो यहां से आप देखते हैं एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स बताओ किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर ही आ गया। 1 ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी, समान ही तो कर्मित युग्म है, इसलिए हम कहते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का इक्वल टू कितना आ जाता है बच्चों, एफ आ जाता है। और देखिए ये कहाँ से कहाँ परिभाषित है, 1 2 3 से ए बी सी में। आपका एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित था, 1 2 3 से ए बी सी में। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। अभी अभी जो आपने उदाहरण लेकर सिद्ध किया था वही क्वेश्चन दोबारा बता रहा है बच्चों। तो एक तो तरीका आपने देख लिया, आप इसी तरह से कर सकते थे कि एफ को एक फलन ले लेते और उसको 1 2 3 से परिभाषित कर दीजिए ए बी सी में, और प्रतिलोम निकालने के लिए इसको एक एक की आच्छादक बनाने के लिए f इक्वल टू बता दीजिए कि 1 का a, 2 का b और 3 का c। बिल्कुल वही तरीका आप अप्लाई करके सिद्ध कर सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स f है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, हम कहेंगे कि सबसे पहले ये हल में लिखेंगे फलन f कहाँ से कहाँ परिभाषित है, x से y में, एक बात। दूसरी बात, अब f क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो परिभाषित कहाँ से कहाँ होगा, y से x में हो जाएगा। और बच्चों f इनवर्स y से x में हुआ तो ये भी क्या होगा, एक एक की आच्छादक होगा, तो ये भी व्युत्क्रमणीय होगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन सदा व्युत्क्रमणीय होता है, क्योंकि वो एक एक ही आच्छादक होता है। तो इसका फिर प्रतिलोम निकाला जा सकता है, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो परिभाषित होगा वो x से y समुच्चय में परिभाषित हो जाएगा। ये तीन चीजें बच्चों को पता चल गई होंगी। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम f बराबर f इनवर्स सिद्ध करेंगे। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि f इनवर्स एक फलन है। f फलन है तो उसका प्रतिलोम फलन भी एक फलन है। वो ऑपरेशन करता है अपने प्रतिलोम के साथ, यानी कि f इनवर्स के इनवर्स के साथ। तो क्या देना चाहिए बच्चों, आइडेंटिटी देना चाहिए। क्या देगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ये थ्योरी में आपको गुणधर्मों में लिखाया है। कोई भी फलन संयुक्त फलन का ऑपरेशन करेगा अपने प्रतिलोम के साथ तो क्या देगा, आइडेंटिटी। याद कीजिए, आपको बताया गया था, कारण क्या है अभी बताते हैं आपको। इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए, आपने कहा था एफ ओ जी इक्वल टू आई इक्वल टू जी ओ एफ, तब आप इम्प्लाइज करते थे कि एफ इनवर्स इक्वल टू जी। ये बात, ये गुणधर्म आपको लिखवाया गया था और इस पे क्वेश्चन भी करवाया गया था, आपने सिद्ध भी किया था। यहाँ क्या, एफ जी के साथ संक्रिया करें और आइडेंटिटी मिल जाए,
और इसका विलोम भी सत्य हो जाए तो आप कह सकते हैं कि जो f का प्रतिलोम है वो कौन है, g है। तो यहाँ पर वही बात है, f इनवर्स का प्रतिलोम कौन, f इनवर्स का इनवर्स। तो ये दोनों संक्रिया करेंगे तो इस थ्योरी से क्या आना चाहिए वैल्यू, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको मिल जानी चाहिए। यहाँ से एक बात, अब दोनों तरफ देखिए, इम्प्लाइज दैट मैं दोनों पक्षों किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान ऑपरेशन करने से उस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकते हैं, आप दोनों पक्षों में 2 का भाग दे सकते हैं, आप दोनों पक्षों में कुछ भी करें, अगर किसी समीकरण में समान ऑपरेशन किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप दोनों तरफ साइन ले सकते हैं, आप दोनों तरफ कोस ले सकते हैं। बच्चों, मैं दोनों तरफ ऑपरेशन करना चाहता हूं एफ का अगर मैं ऑपरेशन करूं तो संयुक्त फलन का ऑपरेशन करना चाहता हूं, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स आपके पास ये था, आपने संयुक्त फलन का ऑपरेशन कर दिया एफ का किसके साथ, जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो भी था। आप राइट साइड में भी संयुक्त फलन का ऑपरेशन आई के साथ कर देते हैं एफ का, जैसे कि लेफ्ट साइड में किया है। बच्चों, हम आगे जानते हैं कि ये संयुक्त फलन की जो संक्रिया है वो साचर्यता का पालन करती है। देखिए, आपके पास 3 फलन है, 1, 2 और 3। आप इन दोनों को पहले ऑपरेट कर रहे हैं और आप इन दोनों को फर्स्ट दोनों फंक्शंस को पहले ऑपरेट कर दे, बाद में तीसरे के साथ ऑपरेशन कर दे तो भी बात बराबर रहेगी, क्योंकि फलनों की जो संक्रिया होती है वो सहचारी होती है। संयुक्त फलन की संक्रिया ये आपको गुणधर्म में बताया गया है। तो बच्चे लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ ओ आई, मतलब कि फंक्शन एफ का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन कराया जाएगा। तो आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है बच्चों, आइडेंटिटी तो कोई फर्क डालती नहीं है। जैसे योग की संक्रिया के लिए 0 आइडेंटिटी है तो 2 + 0 = 2 ही हो जाता है। तो बताइए, एफ ओ आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, तो क्या एफ पे कोई प्रभाव डालेगा, नहीं डालेगा, तो क्या दे देगा, एफ ही दे देगा। यही तो खास बात होती है आइडेंटिटी की। आगे चलते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, आप ऊपर देख रहे हैं एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है। एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है तो आप जानते हैं कोई भी फलन अपने प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन करता है, यानी कि एफ जी के साथ संक्रिया करता है तो आइडेंटिटी देता है। क्यों? क्योंकि जी एफ का प्रतिलोम है। यहाँ पर भी वही बात है, फलन एफ का प्रतिलोम कौन है, एफ इनवर्स है, और दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या देंगे बच्चों, आइडेंटिटी देंगे। तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। बच्चों आगे देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन एफ इनवर्स के इनवर्स के साथ ऑपरेशन कर रही है। आइडेंटिटी कभी भी किसी फलन के साथ ऑपरेशन करती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, मतलब उसी फलन को दे देती है, जैसा कि यहाँ हुआ था। एफ का आई के साथ संयुक्त फलन का ऑपरेशन हुआ और एफ ही आ गया, तो आई का अब एफ इनवर्स के इनवर्स, ये भी तो एक फलन ही हुआ, इसके साथ ऑपरेशन होगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, आपका एफ इनवर्स का इनवर्स ही आ जाएगा, जो किसके बराबर सिद्ध हो जाता है, एफ के बराबर सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आप इस क्वेश्चन का हल प्राप्त कर लेंगे। आप उदाहरण लेकर करना चाहें तो पिछला जो क्वेश्चन किया है, x बराबर मान लीजिएगा 1, 2, 3 एक समुच्चय, और y बराबर मान लीजिएगा a, b, c, उस तरीके से भी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं और थ्योरेटिकल तरीके से इस बात को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी आपके समझ में आएंगी जब पीछे के भागों में पढ़ाए गए फलन के गुण धर्मों का आप अध्ययन ठीक से करेंगे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो जाता है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक फलन f है जो r से r में परिभाषित है और f(x) बराबर 3 - x³ का होल पावर 1/3 है। ठीक है, तो f(f) ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं बच्चों, एक स्लाइड ले लेते हैं। हल देखिए, आपका फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r से r में। आपके फलन का नियम क्या है, f(x) बराबर, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 - x³। f(x) बराबर 3 - x³
की होल पावर 1/3। ये आपके फलन का नियम है। आपसे कहा जा रहा है कि f ऑफ f x ज्ञात करके बताएं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। परिभाषा से हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ fx। बच्चों f ऑफ fx का वैल्यू कितना है? 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ये x fx का आपका वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दिया fx की जगह। अब इस वैल्यू को दोबारा f क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। देखिए f का जो ऑपरेशन का तरीका है, जो उसका बिहेवियर है, यहाँ से पता चलेगा। जब आप फलन f को x देते हो तो वो 3 माइनस एक्स क्यूब बनाता है और होल पावर में 1/3 लगाता है। तो यही काम यहाँ पर इस वैल्यू के साथ होगा, क्योंकि आपने f को क्या दिया है? x की जगह ये वैल्यू दे दी है। अब ये वैल्यू दे दी है तो उसका बिहेवियर तो सेम यही रहेगा। कैसा बिहेवियर है? 3 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x दिया था तो x क्यूब। अब क्या दे रहे हो? ये वैल्यू दे रहे हो तो इसका क्यूब। 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 का कितना क्यूब हो गया? ये हो जाएगा। और फिर 3 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर पावर कितनी है? 1/3। तो बच्चों यहाँ पर पावर कितनी लग जाएगी? 1/3 लग जाएगी, है ना। अब ये हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ये 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, और ये पावर जो है 1/3 रहेगी। अंदर माइनस जाएगा तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब आपका प्लस का हो गया और 1/3। सामने 3 से 1/3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1। एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 1। तो देखा बच्चों आपने, f ऑफ fx निकाला तो वो क्या आ गया? x आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। आंसर तो आपका आ गया है x। लेकिन यहाँ से एक बात और देखने को बच्चों को मिल रही है कि अगर कोई फलन f अपने साथ खुद स्वयं के साथ संक्रिया कर रहा है और सामने आइडेंटिटी आ जा रही है, आइडेंटिटी का मतलब x दिया तो x आ गया, तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आपको समझा दिया गया है पीछे। आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसा हो, देखिए f ऑफ fx इक्वल टू x आ जाए, मतलब कि ये आइडेंटिटी आ गई। क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो f इनवर्स इक्वल टू f ही हो जाता है, मतलब कि f का प्रतिलोम स्वयं f ही हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो बच्चों को जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन आपका आंसर कितना है? इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो x आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए बच्चों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 में एक फलन है f(x) जिसका नियम है 4x बटा 3x प्लस 4। देखिए इस फलन का जो प्रांत है r माइनस -4 बटा 3 और सह प्रांत r दिया गया है। -4 बटा 3 निकाला गया है r में से, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से इस बिंदु को निकाल दिया गया है। कारण क्या है? x की जगह -4 बटा 3 रखोगे नीचे में तो क्या होगा? देखिए 3 से 3 कट जाएगा और -4 से प्लस का 4 कट के नीचे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाएगा तो फलन अनंत पे पहुंच जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया कि प्रांत में से इस बिंदु को निकाल दिया गया। f का प्रतिलोम जिसको नाम दिया गया है g, उसको ज्ञात करना है कि वो कौन सा फलन है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, हम एक स्लाइड ले लेते हैं और बात करते हैं। आपका जो फलन है f(x) वो कितना है? आपका फलन है 4x बटा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 देख लेते हैं, सॉरी 3x प्लस 4 है, कोई बात नहीं, 3x प्लस 4 है। ठीक है, इसका प्रतिलोम निकालना है। ये जो फलन है वो परिभाषित कहाँ से किया गया है? r माइनस 4 बटा 3 से r में परिभाषित है। तो प्रांत हो गया, ये इसका सह प्रांत हो गया। जब भी हम कोई फलन लिखते हैं तो उसके प्रांत और सह प्रांत की बात जरूर करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि कैसे इसका प्रतिलोम निकालते हैं। माना y बराबर f(x) implies that x इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसे ही लिखा जाता है।
तो प्रतिलोम हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसा सॉल्व किया है जिसमें प्रतिलोम निकालने सबका तरीका एक ही है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू तो ये ही रख देंगे 4x अपॉन 3x प्लस 4। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो 3x प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आपको कॉमन क्या लेना है x, क्योंकि ये किसका फलन है, ये y को x के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। अब हम x को y के रूप में प्रदर्शित करते ही उसका प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, x को कॉमन निकालना पड़ेगा, 4x को इधर में लाएंगे, 4y को उधर में ले जाएंगे, तो 3xy माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y। बच्चों x को कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y। और आगे क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, स्लाइड को देखिएगा। अब क्या होगा, अब x इक्वल टू थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए नीचे से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर वाले माइनस को प्लस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे तो 4 तो प्लस का हो गया, 3y क्या हो गया बच्चों माइनस का हो गया है। अब x की वैल्यू की ज़रूरत है, तो x की वैल्यू तो बच्चों ने पहले ही ऊपर बता रखी है, कितनी f इनवर्स y। तो f इनवर्स y x की जगह लिख देंगे अपन। देखिए x की जगह क्या लिख दिया, f इनवर्स y लिख दिया। f इनवर्स y इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। बच्चों आगे बात करें अपन, f इनवर्स क्या है, f का प्रतिलोम। तो f का प्रतिलोम है, तो f इनवर्स को कितना बोला हुआ है उसने g, ये आपको दिया हुआ है, इसलिए हम क्या लिख देंगे gy इक्वल टू 4y माइनस 4 माइनस 3y। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि f का जो प्रतिलोम फलन है वो कौन है g, हम उसको क्या बोल रहे हैं f इनवर्स। तो f इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों g, तो हमने f इनवर्स को प्रश्नानुसार क्या लिख दिया g। तो gy की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों। अगले भाग में हम 1.3 के जो उदाहरण हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।